राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं है, इस पर टीवी के स्टूडियो में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, मगर उनकी यात्रा जिस तरह से रोकी जा रही है उस पर कोई बात भी नहीं। राहुल गांधी को अगर डराना मकसद होगा तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस यात्रा से डर रहा होगा? राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू की है और आज वो पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों ने एक बार फिर उनसे सवाल किया कि आखिर कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं जा रही। तो राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया। यह समारोह दरअसल मोदी समारोह हो गया है, नरेंद्र मोदी फंक्शन। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस राजनीति खेल रही है, लिहाजा इसमें धर्म की जगह कहां है। लगातार जो हमारे धर्मगुरु यानी शंकराचार्य जो कह रहे हैं उसे भाजपा नजरअंदाज कर रही है। यह समारोह कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की राजनीति तक सीमित रह गया है। राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, किसको किस बात का फर्क पड़ता है? राम मंदिर बनने से क्या किसी हिंदू को फर्क पड़ा या राम मंदिर बनने से किसी मुसलमान को फर्क पड़ा? कल की ही दोस्तों बात है, मैंने एक टैक्सी ली। उस टैक्सी का ड्राइवर सलीम था जो कि मुसलमान था। मैंने उससे पूछा, भाई सब क्या हाल चाल है, कैसे हो? उसने बोला बहुत अच्छा लगा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर भगवान राम विराजमान हुए, बड़ी खुशी हुई जान करके। लेकिन दोस्तों, क्या उस मुसलमान को, क्या उस राम मंदिर से कुछ सारोकार था? मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि उसके मन में कोई नाराजगी थी। दूसरा दोस्तों, मैं इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं उसी जगह से वापस लौट रहा था तो दूसरा मेरे को मिला एक टैक्सी वाला जिसका नाम था अनिल। मैंने उससे भी ये सवाल किया था। उसने बोला, भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, मंदिर बने या मस्जिद बने, शाम को हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा हमको उसकी चिंता है। मेरे बच्चों की पढ़ाई होगी या ठीक से नहीं होगी, स्कूल की फीस भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, मुझे उसकी चिंता है। इस महीने का मेरा बिजली का बिल, मकान का किराया, बाकी जितनी चीजें हैं उसका मैं प्रबंध कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसकी चिंता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। दोस्तों, सारी की सारी पार्टियां, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे टीवी चैनल एक तरफ हैं जो कि कुछ सोचते हैं कि आज भी वो, उनको लगता है कि जितनी की कांग्रेस के जो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत जान है, वो पूरे देश को चला सकते हैं। दोस्तों, उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको हर बार हर चीज में नरेंद्र मोदी की सरकार या यहाँ पर बीजेपी की सरकार में दोस्तों कमियां ही कमियां नजर आती हैं। ढूंढ ढूंढ के वो कमियां निकालते हैं। दोस्तों, मेरा मतलब, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन हर बार ये सोचना चाहिए कि क्या एक पार्टी में सारे के सारे लोग खराब हो सकते हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारे काम खराब हो सकते हैं? उनको देश का विकास नहीं दिखाई देता, उनको उनकी सारी योजनाएं दिखाई नहीं देती, उनको जितना उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया वो कुछ दिखाई नहीं देता। हर बात में दोस्तों ऐसे पक्ष लेकर के आना और जनता को दिखाना कि वो हर बात गलत है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि पार्टियां दो गुटों में बढ़ चुकी हैं, उसी प्रकार से दोस्तों जो मीडिया चैनल है, टीवी चैनल हैं या जो यूट्यूब चैनल हैं, ये भी बढ़ चुके हैं। आपको चिल्ला चिल्ला करके लोग हर किसी बात पे बोलते होंगे कि ये नरेंद्र मोदी ने फिर ये गड़बड़ किया, ये खराब किया, वो खराब किया, इसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता। और कुछ लोग दोस्तों कोसते होंगे रात दिन राहुल गांधी को। वो राहुल गांधी जो कि पूरे देश भर में दोस्तों अभी यात्रा निकाल रहे हैं, कभी यहाँ पैदल चल रहे हैं, कभी वहां पैदल चल रहे हैं, कोशिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने का जो कनेक्शन है लोगों के साथ बनाने का, रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। कभी उनको वहां के मुख्यमंत्री उनको रोक देते हैं, कभी मंदिर जाने से उनको रोका जाता है, और ये सारी की सारी पार्टियां अपना वर्चस्व दिखाने की दौड़ में दोस्तों लगी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों 3C। अब इस कॉन्सेप्ट को शेयर करने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों ये जो मार्केटिंग में जो चीजें होती हैं, ये सारी की सारी पार्टियां वही मार्केटिंग करती हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए या अपनी पॉलिटिकल लीडर को आगे बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है, सबसे पहला आता है C, जिसको बोलते हैं आप लोगों को कन्विंस कीजिए। तो दोस्तों लोगों को अपने काम के माध्यम से कन्विंस कीजिए, अपनी बातों के माध्यम से कन्विंस कीजिए, उनको अपने जो प्रोमिसेस जो आप दिखाते हैं उसके माध्यम से कन्विंस कीजिए, उनको डाटा दिखाइए, उनको आप नंबर्स दिखाइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। पहले सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने घर से दिल्ली के भारत मंडपम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग आधे घंटे का भाषण दिया और कहा कि 6G की सेवाओं में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और अब भविष्य पूरी तरह भारत का है।
नेता का काम होता है कि वो जो लोगों के सपने हैं वो उनको पूरा कराना, उस आत्मविश्वास के साथ में उनको दिखाए कि हाँ, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जिस दिन वो नेता ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास लोगों में ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, उस दिन वो सारे लोग उसमें अपना नेता देखने लग जाते हैं। भारत में पिछले एक वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो यह कार्यक्रम था टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चित्रकूट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां एक अस्पताल की नई बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया। तो देखिए, पहले टेक्नोलॉजी, फिर अध्यात्म। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट में ही तुलसी पीठ से जुड़े एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने तुलसी पीठ के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात की और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट के रघुवीर मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। और चित्रकूट के इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद दिल्ली लौटे और दिल्ली आने के बाद उन्होंने गवर्नेंस को लेकर, यानी प्रशासन को लेकर एक बैठक की और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और अब भी प्रधानमंत्री मोदी अपने घर नहीं पहुंचे हैं और वो रात को 11 बजे दिल्ली में अपने घर पहुंचेंगे। यानी अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के आज के पूरे दिन को देखेंगे तो इसके कई रूप आपको नजर आएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी पर भी कार्यक्रम था, इसमें धर्म पर भी कार्यक्रम था, इसमें अध्यात्म पर भी कार्यक्रम था और इसमें गवर्नेंस को लेकर भी बैठक थी। और 9 बजे वो निकले अपने घर से और अब रात को 11 बजे वापस पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतने सारे कार्यक्रमों में तब हिस्सा लिया जब वो कल रात को 12 बजे ही गोवा से दिल्ली लौटे थे। यानी कल रात को 12 बजे वापस लौटे हैं दिल्ली गोवा से
और आज सुबह 9 बजे फिर निकल गए। कल प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले नासिक के शिरडी मंदिर गए। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर में सबसे बड़े एक बांध परियोजना का उद्घाटन किया और वहां अलग अलग विकास प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने लोकार्पण किया। अहमदनगर के बाद वो वापस शिरडी आए। शिरडी के बाद वहां से गोवा गए, जहां उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और फिर कल रात को 12 बजे वो गोवा से दिल्ली लौटे और आज सुबह 9 बजे फिर से काम पर चले गए और अब भी वो अपने घर पर नहीं लौटे हैं। इसलिए आज अगर आप चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी से देश के काम करने की प्रेरणा ले सकते हैं। उनके शेड्यूल को आप देखिए, उनकी उम्र है 72 वर्ष और वो लगभग 18 घंटे हर रोज काम करते हैं। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिना छुट्टी लिए लगातार वो हफ्ते में 125 घंटे काम करते हैं। तो उनसे कम से कम हमारे देश के युवा तो प्रेरणा ले ही सकते हैं। हालांकि अब आप ये देखिए कि जब भारत के युवाओं के बीच इस बात पर बहस हो रही है कि उन्हें हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए या नहीं, तब चीन और जापान जैसे देशों के युवा अपने ही माता पिता की सेवा करने के लिए अब उनसे सैलरी ले रहे हैं और इस कल्चर को वहां फुल टाइम चिल्ड्रन का नाम दिया गया है। हमारे देश में तो आप जानते हैं, हमारे संस्कारों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा करनी है। हमारे यहां माता पिता की सेवा सेवा भाव से होती है, लेकिन दूसरे देशों में अब ये एक उद्योग बन गया है। यानी ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ फुल टाइम रहते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं और इसके बदले में उनके माता पिता अपने बच्चों को हर महीने सैलरी यानी तनख्वाह देते हैं। चीन में ऐसे फुल टाइम बेटे या बेटी को हर महीने भारतीय रुपयों में 50,000 रुपए तक की सैलरी आजकल मिल रही है, जबकि जापान में ऐसे बच्चों को उनके माता पिता की सेवा करने के लिए हर महीने 35 से 55,000 रुपए की सैलरी माता पिता दे रहे हैं। अब देखिए बच्चे कौन हैं? ये सारे वो बच्चे हैं जो कुछ समय पहले तक अपने माता पिता से अलग रह रहे थे, लेकिन कोविड के दौरान नौकरी चले जाने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या अपनी नौकरी में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इन लोगों ने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया और अब ये अपने माता पिता की सेवा करने के बदले में उनसे हर महीने तनख्वाह लेते हैं, उन्हीं के घर पर रहते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। इनका पैसा बच जाता है क्योंकि ये किसी दूसरे शहर में अगर इतना बड़ा मकान लेकर रहेंगे तो इनके अपने खर्चे बहुत ज्यादा हैं और शायद इन्हें उतने पैसे की नौकरी ना मिले, तो बाहर सरवाइव करना मुश्किल है। जैसे ही अपने घर आते हैं तो घर माता पिता का मिल गया, पूरा सेटअप माता पिता का मिल गया और अब ये कोई और काम नहीं करते, सिर्फ माता पिता की सेवा करते हैं और कहते हैं कि आप ही हमें हर महीने एक सैलरी दे दीजिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब माता पिता की सेवा करना भी एक उद्योग बन गया है। अब एक तरफ तो वो युवा हैं जो अपने काम में ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि बस मोबाइल पर इस तरह स्वाइप करके ही पूरा दिन निकल जाए और इसी से पैसे भी आ जाए, और एक तरफ वो युवा हैं जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा को ही अब अपनी नौकरी बना लिया। इसी के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर चुनाव जीता जाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कन्विंस करना, फर्स्ट सी। अब दूसरे सी की हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं दोस्तों कन्विंस करने के बाद जब लोग कन्विंस नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं कंफ्यूज करना। इसी का दोस्तों उदाहरण है कि बहुत सारे जो चैनल हैं वो लोगों के माध्यम से अपने अपनी बातों के माध्यम से दोस्तों लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। वो ढूंढ करके जो दोस्तों निकाल के लेकर के आते हैं गड़े मुर्दों को कि इस साल में ये हुआ था, आप इस रिपोर्ट को देखिए, उस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी केस स्टडीज होती हैं, ये सारी की सारी केस स्टडी दोस्तों उसी तरीके से होती है जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष होता है, जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी होती है और एक विपक्ष पार्टी होती है। एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच यह है ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। मित्रों, मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। अब
अखबार बटे हुए हैं, टीवी चैनल बटे हुए हैं, ये जो रिपोर्ट दिखाने वाली जो एजेंसीज हैं वो बटे हुए हैं। तो दोस्तों किस पे विश्वास किया जाए? तो विश्वास दोस्तों आपको उस पे किया जाए जो आपके साथ में दिन प्रतिदिन होता है। आपके आसपास में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आपके आसपास में कितना न्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, ये आपको दिखाई देता है। आपके बच्चों के लिए एजुकेशन में कुछ आगे तरक्की हुई है या नहीं हुई है, वो आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप जहां भी रहते हैं वहां पर अपना आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लोगों को देखिए। क्या आपको लगता है कि भारत थोड़ा सा भी आगे बढ़ा है? तो दोस्तों अगर आगे बढ़ा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना नैरेटिव बनाइए। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान और अगर दिल्ली अपने युवाओं को रोजगार नहीं देगा, अगर हिंदुस्तान और दिल्ली दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल नहीं बनेगा, तो जो आज आपको हिंदुस्तान में हिंसा और नफरत दिख रही है, उससे 10 गुना ज्यादा नफरत और हिंसा आपको दिखेगी। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक चैलेंज है और वो है अपने बच्चों को, अपने युवाओं को रोजगार किस प्रकार से दिलवाना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकते हैं और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। और उस काम को करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को परे करना पड़ेगा। और वो काम सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ लाकर, प्यार से एक साथ लाकर वो काम होने वाला है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आकर के कोई एंकर चिल्ला करके आपको बोले कि मैं रवीश कुमार, मैं सवेश कुमार, मैं सुरेश कुमार, मैं महेश कुमार, कोई आकर के बोले कि मैं फलाना शर्मा, कोई ढिमकाना शर्मा, दोस्तों इससे फर्क पड़ता है क्या? इससे केवल एक फर्क जरूर पड़ता है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है, उनका जो टीवी चैनल है, उसकी टीआरपी जरूर आने लग जाती है और उनके पास इससे लोगों का जमावड़ा या हुजूम इकट्ठा होने लगता है, जो शायद कहीं ना कहीं उसी इमोशन को लेकर के अपने दिलो दिमाग में बैठे हैं। और वो जब उस ऐसे एंकर को सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, किसी पार्टी के पक्ष में कभी मत जाइए। अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए कि क्या वास्तव में पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जो भी काम हुए हैं आपको लगते हैं कि क्या वो आपके परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे अड़ोस के लिए, पड़ोस के लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, टेक्नोलॉजी में या बाकी क्षेत्रों में कुछ तरक्की हुई है? यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं। जैसे आसाम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो,
वो नफरत फैलाते हैं और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से खट पैसा निकालते हैं। तो ये इनका काम है। देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। काजीरंगा में जमीन ले ली, अब आप वहां पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा चीफ मिनिस्टर की पूरी वहां पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले मीडिया वाले बता रहे हैं वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। तो असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। अमित शाह के खिलाफ जो भी कहा इसको, इसने इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, ये एक ऐसी समझ है, यदि जिस दिन हम डेवलप कर पाए या आप डेवलप कर पाए तो दोस्तों हमको ये फर्क नजर आने लगेगा कि क्या कुछ हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है। क्या वास्तव में ये जो मजहब की बातें करते हैं, ये मजहब की बातें या मंदिर बनने की बात या मस्जिद बनने की बात वास्तव में समाज के उन लोगों को, उस तबके के लोगों को जिनको पता नहीं होता कि कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिनको ये पता नहीं होता कि मेरा ये महीना कैसे जाएगा या मेरा ये साल कैसा जाएगा, दोस्तों उनके लिए वास्तव में ये कुछ फर्क पैदा करता है या नहीं करता है। दोस्तों, मैं आपको इस सोच के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आप इस तरीके के जो जितने भी एंकर हैं, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। आपका नैरेटिव दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के लिए डरने का कारण नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा असम पहुंचती है, टकराव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से गुजरी है, लेकिन 21 और 20 जनवरी को असम में आते ही रोज बयान आने शुरू हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को टारगेट करने लगे। यह लड़ाई हिमंता बनाम राहुल की है या हिमंता को आगे कर कोई और लड़ रहा है? अगर टीवी के स्टूडियो में यह साबित हो चुका है कि राम मंदिर के बाद नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 400 सीटें आ रही हैं, तब फिर राहुल की यात्रा को रोकने का क्या तुक है? राम मंदिर का नाम लेकर राजनीति की चर्चाओं से विपक्ष को समेट दिया जा रहा है ताकि किसी का ध्यान इस पर नहीं जाए कि विपक्ष को राजनीति के मैदान में नहीं हराया गया। जांच एजेंसियों और गोदी मीडिया के इस्तेमाल से उसे जर्जर कर दिया गया और सरकार से पूछे जाने वाले तमाम सवालों को गायब कर दिया गया। गोदी मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को दिखाता भी नहीं, लेकिन उनकी यात्रा में हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? राहुल गांधी सड़क पर उतर तो गए हैं, मगर पहली बार उन्हें राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है अगली बार जब प्रधानमंत्री लोकतंत्र पर शानदार और जानदार भाषण देंगे, जैसा कि कई पत्रकार उनके हर भाषण के बाद कहते हैं, तो असम की इन घटनाओं को भी शामिल करेंगे। असम पहुंचते ही राहुल गांधी की यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, क्या वो समर्थन हिमंता बिस्वा शर्मा को परेशान कर रहा है? आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप तो बीजेपी ने भी लगाए, सीबीआई जांच की मांग की गई। अगर हिमंता कांग्रेस में होते तो आज राहुल गांधी उनका बचाव कर रहे होते, मगर जब बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी तब तो उन्हें बीजेपी पर गुस्सा नहीं आया, उल्टा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब जब कांग्रेस उन पर देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने के आरोप लगा रही है, तब क्यों असम में राहुल की यात्रा को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? 23 जनवरी की रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि असम पुलिस राहुल और यात्रा को वो सुरक्षा नहीं दे पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए। राहुल को Z+ सुरक्षा मिलती है, लेकिन खड़गे ने कई उदाहरण दिए हैं जहां पुलिस राहुल और उनके सहयात्रियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। खड़गे का आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं के घायल होने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कई हिंसक घटनाओं में जांच शुरू नहीं हुई है। उसी रात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हिंसा उकसाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।
राहुल और यात्रा को गुवाहाटी में घुसने से जब रोका गया तो यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। राहुल ने शहर से बाहर अपने संबोधन में कहा कि हमने बैरिकेड तोड़े हैं लेकिन कानून नहीं तोड़े। हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। राहुल गांधी ईडी से नहीं डरे, संसद सदस्यता चली गई तब भी नहीं डरे, लेकिन छिटपुट तोड़फोड़ और नारेबाजी से डराने की कोशिश क्यों की जा रही है? दिक्कत यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार जाने के बाद भी राहुल गांधी इस बार पराजित नेता की तरह नजर नहीं आ रहे। हार के चंद हफ्तों के भीतर सड़क पर उतर गए हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि सत्ता और संघर्ष में अंतर है। अगर उनके हिस्से में संघर्ष आया है तो करेंगे। असम की हिमंता सरकार ने राहुल गांधी को बार बार रोककर उन्हें लड़ते रहने के लिए उकसा दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे भी राहुल गांधी और प्रियंका को लेकर आक्रामक रहते हैं। कई बार उनके बयानों से लगता है कि बीजेपी में उन्हें राहुल और प्रियंका पर हमला करने का काम दिया गया है, उनका डिपार्टमेंट है। कितनी ही बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोला मगर राहुल गांधी ने हमेशा नजरअंदाज किया। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। आप जानते हो, आपके चीफ मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ये बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर को करप्शन करना सिखा सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा असम में 8 दिनों तक है। जाहिर है असम की राजनीति अभी और गरमाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कम से कम कांग्रेस को चुनौती तो दे रहे हैं कि वह राजनीति के मैदान में उनका मुकाबला करे। राजनीति केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होती, वो होती है सड़क पर और बैलेट बॉक्स के जरिए। क्या असम में कांग्रेस इतना एकजुट हो पाएगी? कई जगहों पर राहुल की यात्राएं रोकी गई हैं। उनके रास्ते में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शनकारी आ गए। जयराम रमेश की कार पर हमला हुआ। राहुल गांधी की बस पर भी हमला करने का दावा किया गया। यात्रा को झंडे दिखाए गए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जयराम की कार रोकने वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक जगह पर राहुल गांधी बस से ही उतर गए और भीड़ में चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जय श्री राम के नारे से उन्हें इतनी चिढ़ नहीं होनी चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर हर राम भक्त को अधिकार है कि वह जय श्री राम का नारा लगाए, लेकिन सभी को दिख रहा है कि यात्रा रोकी जा रही है। कोई भी इस तरह के झंडे लेकर यात्रा रोकने नहीं जाएगा। असम में अवरोध के कारण कांग्रेस के नेता भी अब आक्रामक होने लगे हैं, पुलिस की लाठियों का सामना करने लगे हैं और मुख्यमंत्री को चुनौती देने लगे हैं। ये जो रैली है आज आप सब आए हैं, आसाम का आम आदमी है, नौजवान है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, हम यहाँ की सुरक्षा और रक्षा की पूरी जानकारी करना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप
जो समर्थन आपने दिया है, अब ये यात्रा को हम इधर से ले जाकर आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। तो जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा कि अंकाचार्य जी नहीं चाहते कि उनके अलावा टीवी पे किसी और का चेहरा आए, उसके कारण, सिर्फ उसी के कारण आज राहुल गांधी जी को रोका गया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बारे में आपका नैरेटिव क्या है। हर नेता को पूरा हक है कि वो जनता के पास में जाए, अपने सपनों को लेकर के जाए, वो जनता को विश्वास दिलाए कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों आज सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और दोस्तों जो नेता एक बार चुन करके इस तरीके से आता है वो किसी एक का नेता नहीं होता, वो पूरे देश का नेता होता है। और ये जिम्मेदारी हर उस नागरिक की होती है, हर उस पार्टी के जो नेता है उनकी होती है कि उस नेता का सम्मान करे, क्योंकि वो नेता ही नहीं होता, उस देश का, उस राष्ट्र का दोस्तों चुना गया एक नेता होता है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बिल्कुल निष्पक्ष है। यहाँ पर किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में दोस्तों हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपना खुद का नैरेटिव बनाने की और ये तय करने की कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। और दोस्तों ये जो आप निर्णय लेने की बात करते हैं ये भी दोस्तों समय के अनुसार, स्थिति परिस्थितियों के अनुसार, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के अनुसार चेंज होना चाहिए। तो ये केवल एक नैरेटिव लेकर के बैठना, मैं दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हर आदमी में होते हैं 10-12 आदमी। जब भी किसी को देखिए अलग नजरिए से देखिए। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में कि हर आदमी में होते हैं 10-12 आदमी। जब भी किसी को देखिए अलग नजरिए से देखिए। खाली एक नैरेटिव किसी के बारे में बनाना कि ये इंसान बहुत गलत है, वो दोस्तों ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे पहलू या पक्ष होते हैं जिसके बारे में शायद मुझे लगता है कि हम सबको सोचना चाहिए, उसके बारे में मंत्रणा करना चाहिए, फिर दोस्तों देखना चाहिए कि हम क्या नैरेटिव हम अपना खुद का बनाते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।